everyone, today we are going to discuss about the question and answers of the chapter तिजारत। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि दर्जे झैल के दरमियान होने वाली तिजारत की दर्जाबंदी कीजिए। उसमें अलीफ है महाराष्ट्र और पंजाब। सो अब इसमें आपको क्या बताना है कि ये किस किस्म की तिजारत है, दाखिली है, बैनुल अक़वामी है या फिर दो रुखी है, कसीर रुखी है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि महाराष्ट्र और पंजाब जो है दोनों भी भारत में ही आते हैं, यानी कि ये जो तिजारत है मुल्की है, मतलब भारत के अंदर ही हो रही है। तो इसे हम जो है दाखिली भी कह सकते हैं, कौमी भी कह सकते हैं और मुल्की तिजारत भी कह सकते हैं। ये तीनों भी टर्म जो है टेक्स्ट बुक में यूज़ किए गए हैं। सो आप जो है तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बे पर आते हैं जो कि है भारत और जापान। अब यहाँ पर जो है भारत भी एक मुल्क है और जापान भी एक मुल्क है, यानी कि तिजारत दो मुल्कों के दरमियान हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बैनुल अक़वामी तिजारत कहेंगे, या फिर इसे जो है हम दो रुखी तिजारत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तिजारत है वो दो ममालिक के दरमियान हो रही है। अगर दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान होती तो हम इसे जो है कसीर रुखी कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है भारत है और जापान है, तो इसे हम जो है दो रुखी तिजारत भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम जीम पर आते हैं जो कि है लासलगांव और पूना। सो ये दोनों भी जो है भारत में ही आते हैं, इसीलिए जो है हम इसे दाखिली, कौमी या मुल्की तिजारत कह सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं दाल पर, चीन और कनाडा। तो ये दोनों भी अलग अलग मुल्क हैं, तो ये हो जाएगी बैनुल अक़वामी तिजारत, या फिर जो है आप इसे दो रुखी तिजारत भी कह सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट है भारत और यूरोपीय यूनियन। सो ये भी ऑफकोर्स बैनुल अक़वामी तिजारत ही है, क्योंकि भारत भी एक मुल्क है और यूरोपीय यूनियन एक यूरोप का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आते हैं, बहुत सारे मुल्क आते हैं। सो इसे हम बैनुल अक़वामी तिजारत भी कहेंगे, और क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ममालिक शामिल हो रहे हैं इसलिए इसे जो है कसीर रुखी तिजारत भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झैल बयानात के लिए दर आमद या बर आमद में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। इसमें अलीफ है कि भारत वस्ती मशरिकी एशिया के मुल्कों से मादनी तेल ख़रीदता है। अब ख़रीदता है, ख़रीदना या लेना मतलब कि दर आमद करना है, और बेचना या फिर देना ये क्या होता है? बर आमद करना होता है। तो यहाँ पर जो है भारत जो वस्ती मशरिकी एशिया के जो मुल्क है वहाँ से मादनी तेल ख़रीदता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दर आमद। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कनाडा से एशियाई मुल्कों को फ़रोख्त के लिए गेहूं भेजा जाता है। भेजना या देना ये क्या होता है? बरामद करना। अब इसके बाद जीम है कि जापान एपेक ममालिक को मशीनी आलात भेजता है। तो ये भी जो आएगा बरामद में आएगा, भेजना या फिर देना। अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे कि दर्ज झैल में से गलत बयान को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। सो इसमें अलीफ है कि भारत एक खुद कफील मुल्क है। सो ये बिल्कुल गलत है। हमने चैप्टर में भी देखा है कि कोई भी मुल्क जो है खुद कफील नहीं होता। हर इलाके की पैदावार जो है अलग अलग होती है, हर मुल्क की पैदावार अलग अलग होती है। जैसे कि जो है सऊदी अरब वगैरह में मादनी तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे भारत में जो है मादनी तेल वहाँ से ख़रीदा जाता है, वहाँ से दरामद किया जाता है। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये गलत है। इसका सही हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी मुल्क हर मामले में खुद कफील नहीं है। अब इसके बाद बे है कि जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है वहाँ उस शय की तलब नहीं होती। सो ये बिल्कुल सही है कि जिस इलाके में जिस शय की पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ पर उसकी तलब नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे महाराष्ट्र में संतरा, आम और गेहूं की, कपास की पैदावार इनफ होती है, इसीलिए हम इसे जो है दूसरे ममालिक से या दूसरे इलाकों से नहीं ख़रीदते, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उस चीज़ की तलब नहीं है। सो ये जो जुमला हुआ ये हुआ सही। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुकामी तिजारत के मुकाबले में बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियाँ सहल और आसान होती हैं। सो ये गलत है, क्योंकि मुकामी तिजारत जो होती है वो ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि हम मुल्क के अंदर ही करते हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके में जो तिजारत होती है वो आसान होती है, लेकिन जब हम तिजारत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में करते हैं तो उस वक्त जो है जो तिजारती तंजीमें होती हैं उस पर उनकी निगरानी होती है, उनके टैक्सेस होते हैं, उनकी पॉलिसियाँ भी होती हैं, और मुल्क की जो है हालत भी उस पर असरअंदाज होती हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है हम चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं। सो इसका सही जुमला हो जाएगा कि बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियाँ मुकामी तिजारत के मुकाबले में पेचीदा होती हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जुनूबी मशरिकी एशियाई ममालिक में माशी तरक्की और समाजी व सकाफ़ती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए साख तंजीम काम करती है। सो ये है गलत। इसका सही जुमला होगा एशियन जुनूबी मशरिकी एशियाई ममालिक में माशी तरक्की और समाजी व सकाफ़ती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करती हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 4 पर, जो कि हैं दर्ज झैल मिसालों में तिजारत की अक़साम पहचान कर लिखिए।
जिसमें सबसे पहला है कि सीमा ने किराना दुकान से शक्कर खरीदी। तो किराना दुकान वाले क्या होते हैं? खुर्दा फरोश होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खुर्दा तिजारत। ओके, यहाँ पर आपको जो है तिजारत के अक़साम बताने के, थोक तिजारत है या खुर्दा तिजारत है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं बे पर कि महाराष्ट्र के किसानों से सूरत के ताजिरों ने कपास खरीदी। तो यहाँ पर क्या हुआ? होलसेल मार्केटिंग हुई। तो इसका आंसर आ जाएगा थोक तिजारत। इसके बाद जीम दिया गया है कि समीर ने अपने खेत के अनार ऑस्ट्रेलिया दरामद किए। सो इट्स वेरी सिंपल, बैनुल अक़वामी तिजारत एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान हुई है, तो इसे कहेंगे बैनुल अक़वामी तिजारत। ओके, अब इसके बाद लास्ट वन है कि काशिफ ने थोक बाजार से अपनी दुकान के लिए 10 थैले गेहूं और 5 थैले चावल खरीदे। तो यहाँ पर जो काशिफ है वो जो है खुर्दा फरोश है, उसने होलसेल मार्केट से खुर्दा शॉपिंग की अपनी दुकान के लिए। तो ये किस किस्म की तिजारत हो जाएगी? ये हो जाएगी खुर्दा तिजारत। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5, जो कि है दर्जा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें अलीफ है कि तिजारत के अक़साम की दर्जाबंदी दिखाने वाले जदूल बनाइए। सो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो ये है तिजारत की किस्मों का जदूल जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सो इसे हम देख लेते हैं। इसकी जो 2 मेन किस्में हैं वो है अशिया की तादाद के मुताबिक और इलाकाई वसत के मुताबिक। अब अशिया की तादाद के मुताबिक क्या होगा? या तो अशिया आप ज़्यादा मिकदार में ख़रीदोगे या जो है कम मिकदार में ख़रीदोगे। जब आप अशिया को ज़्यादा मिकदार में ख़रीदोगे तो उसे क्या कहेंगे? थोक तिजारत। और जब आप उसे कम मिकदार में ख़रीदेंगे तो उसे जो है खुर्दा तिजारत कहा जाएगा। इसके बाद इसकी दूसरी किस्म है इलाकाई वसत के मुताबिक। सो इलाकाई वसत के मुताबिक या तो आप भारत के अंदरूनी इलाकों में तिजारत करोगे या फिर जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। जब अंदरूनी इलाकों में करोगे तो उसे जो है कौमी या मुकामी तिजारत कहेंगे, और जब मुल्क के बाहर करोगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में करोगे, तो उसे जो है बैनुल अक़वामी तिजारत कहेंगे। ओके, सो इस तरह से आप इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद बे है कि तिजारती तवाज़न की अक़साम में फ़र्क बताइए, जिसमें सबसे पहला है मवाफ़िक तिजारती तवाज़न। अब इसे जो है हम चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं। सो इसके लिए आप प्लीज़ जो है चैप्टर के वीडियो का रेफरेंस लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो आइए इसका आंसर पॉइंट में देख लेते हैं कि जब बर आमदाद की कीमत दर आमदाद की कीमत से ज़्यादा होती है तो उसे मवाफ़िक तिजारती तवाज़न कहते हैं। यानी कि जब बेचने की कीमत ख़रीदने की कीमत से ज़्यादा होती है तो वो मवाफ़िक तिजारत हो जाती है। अब इसके बाद अगली किस्म है कि जब दर आमदाद की कीमत बर आमदाद की कीमत से ज़्यादा होती है तो उसे गैर मवाफ़िक तिजारती तवाज़न कहते हैं। यानी कि ख़रीदने की कीमत बेचने की कीमत से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए जो है गैर मवाफ़िक हो जाती है, इसलिए इसे जो है गैर मवाफ़िक तिजारती तवाज़न भी कहते हैं। अब इसकी आखिरी किस्म है कि जब बर आमदाद और दर आमदाद की कीमत तकरीबन यकसा होती है तो उसे मुतवाज़न तिजारत कहते हैं। जब ख़रीदने और बेचने दोनों की कीमत यकसा हो जाती है तो उसे जो है मुतवाज़न तिजारत कहते हैं। सो आप इन अक़साम की शक्लें भी ऐड कर सकते हैं इस आंसर में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आलमी तिजारती तंजीम के मकासिद लिखिए। सो आपको यहाँ पर इसके मकासिद बताने हैं। सो इसे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है कि बैनुल अक़वामी तिजारती उमूर के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना। दूसरा है तिजारती तनाज़ात की यकसुई। अब तिजारती तनाज़ात मतलब तिजारत में आने वाली परेशानियों को दूर करना और उसके लिए सहूलत फराहम करना। मुल्क की तिजारती पॉलिसियों पर नज़र रखना, तरक्की पजीर मुल्कों को तकनीकी ताउन और तरबियत फराहम करना। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ओपेक और एपेक तिजारती तंजीमों के अफ़ाल का फ़र्क लिखिए। सो आपको इन दोनों तिजारती तंजीमों के दरमियान फ़र्क बताना है। सो आइए देखते हैं। अब इसमें ओपेक दिया गया है कि मादनी तेल की बैनुल अक़वामी तिजारत का इंसराम। सो ये जो है मादनी तेल की तिजारत को फ़रोग़ देता है। अब एपेक में दिया गया है कि ये एशिया और बहरुल काहिल के इलाकों में आज़ादाना तिजारत और माशी ताउन को फ़रोख्त देता है। अब इसके बाद ओपेक में अगला पॉइंट है कि रुकन ममालिक में तेल की पैदावार और कीमतों की निगरानी करना। सो इनके इख्तियार में जो ममालिक आते हैं वहाँ पर ये जो है तेल की पैदावार और कीमतों की निगरानी करते हैं। एपेक में रुकन ममालिक में इलाकाई और तकनीकी ताउन को फ़रोख्त देना आता है। ओके, अब इसके बाद ओपेक में थर्ड पॉइंट है कि तेल की बरामदात में मवाफ़क़त रखना, और एपेक में जो है मेंबर ममालिक की तिजारत में मवाफ़क़त रखना। ओपेक का जो सदर मुकाम है वो वियना ऑस्ट्रेलिया है और एपेक का सदर मुकाम सिंगापुर है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि बर्र-ए-आज़म एशिया की अहम तिजारती तंजीमों के अफ़ाल लिखिए। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बर्र-ए-आज़म एशिया में कौन सी तिजारती तंजीमें आती हैं। सो इसमें जो है सार्क, एसियान, एपेक और ब्रिक्स जैसी तिजारती तंजीमें आती हैं।
सो आइए अब इन तमाम के अफ़ाल देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर सार्क तंजीम देख लेते हैं। सो इनके मकासद क्या हैं कि ये तंजीम जो है जुनूबी एशियाई ममालिक में जो भी परेशानियाँ होती हैं उसे हल करती हैं। इनके इख्तियार में जो भी ममालिक आते हैं वहाँ पर ये जो है समाजी फलाह व बहबूद के काम अंजाम देती हैं, मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं और इलाकाई ताउन में फ़रोग़ देती हैं। इसके अलावा जो है जुनूबी एशिया में तिजारत से रिलेटेड, तिजारत के ताल्लुक से जो भी मसाइल होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं उसे हल करती हैं। अब इसके बाद बर-ए-आज़म एशिया में आने वाली दूसरी तंजीम है एशियान। तो ये जो तंजीम है ये जुनूबी मशरिकी एशियाई ममालिक में माशी तरक्की के साथ साथ समाजी और सकाफ़ती हम आहंगी को फ़रोग़ देती है। उसके अलावा जो है इलाकाई अमन व सलामती को हौसला देती हैं और इनके इख्तियार में, इनके रुख्त में जो भी ममालिक आते हैं वहाँ पर जो है ये तिजारत में टैक्स को कम करती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एपेक तंजीम पर, जो कि एशियाई और बहरुल काहिल के इलाकों में आज़ादाना तिजारत और माशी ताउन को फ़रोग़ देती हैं और इनके रुकन ममालिक में इलाकाई और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देती हैं। सो इन तमाम तंजीमों के जो अफ़ाल या फिर इनके जो मकासद हैं वो तकरीबन यकसा ही हैं। आपको सिर्फ इनके इख्तियार में आने वाले ममालिक के नाम याद रखने हैं। जैसे एपेक में जो है एशियाई ममालिक और बहरुल काहिल के इलाके आते हैं। ओके, अब इसके बाद अगली तंजीम है ब्रिक्स तंजीम, जो कि एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ममालिक आते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक हैं। सो अब इस ग्रुप में जितने भी ममालिक शामिल हैं तो ये तंजीम जो है उन ममालिक की मईशत में इजाफे के लिए फ़ंड फराहम करती है, मतलब कि उनकी आमदनी में इजाफा कराती हैं और वहाँ की जो है माशी ताउन और माशी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देती हैं। ओके, सो ये चारों भी तंजीमें जो है बर-ए-आज़म एशिया की अहम तंजीमें हैं। सो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किसानों के नुक्ते नज़र से फ़रोख्तकारी की अहमियत लिखिए। सो ये बहुत ही आसान है कि फ़रोख्तकारी के निज़ाम की वजह से क्या हुआ है कि किसानों की पैदावार की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब कीमतों में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि फ़रोख्तकारी की वजह से हम किसी भी अशिया को जो है बेहतर और दिलकश तरीके से पेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पैदावार की अहमियत बढ़ जाती है और जो है माल की ज़्यादा कीमत आती है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि फ़रोख्तकारी की वजह से किसान अपनी पैदावारी अशिया को इंटरनेट के ज़रिए बैनुल अक़वामी बाज़ारों तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से उसको और मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होता है, यानी कि मुनासिब कीमत हासिल होती है। अब फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि फ़रोख्तकारी की वजह से किसान अपनी अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा म्यारी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि फ़रोख्तकारी के उम्दा निज़ाम की वजह से किसान जो है दलालों से बच जाते हैं, मतलब कि जो बीच के इंसान होते हैं उनसे बच जाते हैं और अपनी अशिया को जो है बराह रास्त मार्केट में या फिर सुपर मॉल में या फिर बैनुल अक़वामी तिजारत कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।